फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद वीएस सर। इस वीडियो में हम न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि जो एटम के जो साइज का ऑर्डर पूछ रहा है, द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एटम क्या होगा। और सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस के साइज का ऑर्डर पूछ रहा है। तो हमें रदरफोर्ड मॉडल से पता है, अगर एटम है तो एटम के साइज का ऑर्डर क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। और अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के साइज का ऑर्डर क्या होगा, 10⁻15 मीटर का होता है। इसका मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एटम का क्या आएगा, 10⁻10 मीटर आ जाएगा। और न्यूक्लियस के साइज का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 10⁻15 मीटर आ जाएगा आपका। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस टू डेंसिटी ऑफ अर्थ इज। मतलब आपको डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस बाय डेंसिटी ऑफ क्या निकालना है, अर्थ निकालना है। क्या होगा रेशियो। अब हमें क्या पता है कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की 10⁻13 टाइम्स होती है डेंसिटी ऑफ अर्थ से। अगर हम इस डेंसिटी ऑफ अर्थ को इसके नीचे ले आएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻13 के। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा आपका कि द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस टू डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या आ जाएगी, 10⁻13 आ जाएगी आपका आंसर। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका कि फॉर ए स्टेबल न्यूक्लियाई, कि अगर कोई न्यूक्लियाई स्टेबल है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। कि आपको ये पता होना चाहिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस उतनी ही ज़्यादा होती है। और एक आपको पता होना चाहिए पैकिंग फ्रैक्शन जितना कम होगा, पैकिंग फ्रैक्शन को एफ से लिखते हैं, जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी आपकी। इसका मतलब क्या है कि जो स्टेबिलिटी है ना, वो आप स्टेबिलिटी को डिसाइड आप बाइंडिंग एनर्जी से नहीं कर सकते। किससे करोगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से करते हैं। ए क्या है, मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये आपको याद रखना चाहिए, स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी से डिसाइड नहीं होती, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से स्टेबिलिटी डिसाइड होती है। इसका मतलब फॉर ए स्टेबल न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्मॉल, गलत बात है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लार्ज होनी चाहिए। तो एक तो इसका आंसर बी हो सकता है। पैकिंग फ्रैक्शन इज स्मॉल, सही बात है, जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी और सी आंसर आएगा आपका इसका। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज अनस्टेबल। मतलब जो स्टेबल नहीं है इन फ्री स्टेट में, मतलब इन दिए हुए पार्टिकल में से कौन सा पार्टिकल स्टेबल नहीं है फ्री स्टेट के अंदर। तब आपको क्या पता होना चाहिए, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये पार्टिकल, इनका लाइफ टाइम इन फ्री स्टेट के अंदर इनफानाइट होता है। मतलब ये स्टेबल होते हैं फ्री स्टेट के अंदर। फ्री स्टेट का मतलब इनको अकेला छोड़ दिया जाए तो ये फ्री होते हैं, ये टूटते नहीं है किन्हीं अदर्स में। लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है ना, ये फ्री स्टेट के अंदर अनस्टेबल होता है। इसका लाइफ टाइम लगभग 15 मिनट के करीब होता है। न्यूट्रॉन किस में डीके हो जाएगा, प्रोटॉन में डीके हो जाएगा 15 मिनट के बाद अपने आप। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन फ्री स्टेट के अंदर अनस्टेबल होता है। लेकिन आपको ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको याद रखना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही अनस्टेबल होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही अनस्टेबल होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता रहता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर तो दोनों अनस्टेबल होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस से बाहर प्रोटॉन स्टेबल होता है लेकिन न्यूट्रॉन स्टेबल नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, न्यूट्रॉन आएगा, कि न्यूट्रॉन ऐसा पार्टिकल है जो फ्री स्टेट के अंदर क्या है, अनस्टेबल है आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ अर्थ मैटर कंटेन्स न्यूक्लियर डेंसिटी,
मतलब अगर अर्थ के अंदर जो मैटर होते हैं ना, अगर वो मैटर न्यूक्लियर डेंसिटी पर आ जाए तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी अर्थ की। देखो एक्चुअल में जो अर्थ की रेडियस होती है वो 6400 किलोमीटर होती है, और मास ऑफ अर्थ का क्या होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। लेकिन आपसे कह रहा है कि अगर उसकी डेंसिटी ऑफ अर्थ की इतनी होती है 10⁻4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन अगर यही डेंसिटी क्या हो जाए न्यूक्लियस की डेंसिटी के बराबर हो जाए, मतलब 10⁻4 जो डेंसिटी है ना अर्थ की वो 10⁻17 अगर हो जाए तो रेडियस क्या होगी। तो मान लेते हैं जब ये डेंसिटी हो जाएगी 10⁻17 तब उसकी रेडियस कितनी है r। तो डेंसिटी क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास की जगह तो 6 × 10⁻24 ही रखेंगे हम, क्योंकि मास तो सेम रहेगा ना अर्थ का, हम सिर्फ उसकी डेंसिटी चेंज कर रहे हैं। और रेडियस, इस रेडियस के अकॉर्डिंग वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 πr³। और डेंसिटी कितना रखेंगे न्यूक्लियर डेंसिटी रखेंगे 10⁻17, तो क्या हो जाएगा 6 × 10⁻24/4/3 πr³। अब यहाँ से हम r³ निकाल लेंगे, और जब r निकालेंगे तो 243 मीटर आ जाएगा। मतलब जो अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर होती है ना, इतनी डेंसिटी लेने पर अगर हम उसकी डेंसिटी इतनी ले लेंगे तब उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 243 मीटर हो जाएगी ओनली। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपकी अर्थ न्यूक्लियर डेंसिटी पर आ जाए तो अर्थ की रेडियस 243 मीटर हो जाएगी, लेकिन आपकी अर्थ की डेंसिटी कितना होता है 10⁻4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो इसके करोस्पोंडिंग आपकी रेडियस क्या आ जाएगी अर्थ की 6400 किलोमीटर आ जाएगी। अगर इसी डेंसिटी को आप 10⁻17 कर देते हो तब रेडियस क्या हो जाएगी 243 मीटर हो जाएगी आपकी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नंबर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की। नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब नंबर डेंसिटी का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पूछ रहा है आपको न्यूक्लियस का, कि कितने न्यूक्लियॉन्स, यही होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पूछ रहा है आपको नंबर डेंसिटी। तो इसका आंसर क्या आता है, आपको थ्योरी में पढ़ा था 10⁻44 न्यूक्लियॉन्स पर वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा 10⁻44। तो ये नंबर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियॉन्स की क्या होती है 10⁻44 न्यूक्लियॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितने न्यूक्लियॉन्स आएंगे 10⁻44 न्यूक्लियॉन्स आएंगे आपके पास। एट्थ क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एल्यूमिनियम 1327 इज। मतलब जो एल्यूमिनियम दिया हुआ है इसके न्यूक्लियस की रेडियस बतानी है। आपको एक फॉर्मूला पता है कि रेडियस किसी भी न्यूक्लियस की किसके इक्वल होती है r0 a⁻1/3। ए क्या है यहाँ पर आपको ये पता है, किसी भी एलिमेंट का सिंबल x जेड ए, x तो सिंबल होता है उस एलिमेंट का, जेड एटॉमिक नंबर होता है और ए मास नंबर होता है। तो यहाँ से आपको ए कितना दिया हुआ है 27, तो 27 रख दिया। 27 को आप 3⁻3 लिख सकते हो, तो 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा। तब आपका आंसर क्या आ जाएगा 3r0 आ जाएगा। r0 की वैल्यू क्या होती है 1.2 फेम्टोमीटर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3.6 फेम्टोमीटर। तो रेडियस इस न्यूक्लियस की क्या आ जाएगी 3.6 फेम्टोमीटर आ जाएगी आपकी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द रेंज ऑफ इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मतलब है अट्रैक्शन और रिपल्सन जो फोर्स होती है ना, कि द रेंज ऑफ इंट्रैक्शन मतलब जो रेंज ऑफ इंट्रैक्शन होती है कि किस रेंज लग कोई फोर्स लगेगी, वो किसके इन्वर्सली होती है मास ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल। यहाँ पर m क्या है मास ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल का मास है, जो पार्टिकल एक्सचेंज होता है उस पार्टिकल का मास है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो रेंज ऑफ इंट्रैक्शन है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल। ये हम थ्योरी में पढ़ेंगे कि रेंज ऑफ द इंट्रैक्शन जो होती है, इंट्रैक्शन का मतलब जो फोर्स की जो रेंज होती है ना, कि किस रेंज की फोर्स है कहाँ लगेगी। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है लॉन्ग रेंज की होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लॉन्ग रेंज या इनफाइनाइट रेंज की होती है। इसका मतलब वो जो रेंज ऑफ इंट्रैक्शन होती है, जैसे न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज की होती है, तो जो रेंज ऑफ इंट्रैक्शन होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी आंसर आ जाएगा आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट इन नेचर, मतलब डाई न्यूट्रॉन, डाई प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन, या इनमें से कोई सा भी नहीं, कि कौन सा एग्जिस्ट करता है नेचर में, ये बताना है। तो डाई न्यूट्रॉन, डाई प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन। अब हम पढ़ेंगे एक ड्यूट्रॉन टॉपिक पढ़ेंगे न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में। उसमें हम पढ़ेंगे कि डाई न्यूट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है, डाई प्रोटॉन भी एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब जिसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, वो एग्जिस्ट करता है नेचर में। दो प्रोटॉन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दो न्यूट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा हमारे नेचर में एग्जिस्ट करेगा, ड्यूट्रॉन एग्जिस्ट करेगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब जो डेंसिटी है ना उस न्यूक्लियस की मास नंबर ए के कैसे प्रोपोर्शनल है, ए की पावर 3 के, ए की पावर 1/3 के, ए की पावर 1 के, या ए की पावर 0 के। हमने ये पढ़ा है थ्योरी में कि जो डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर होती है, मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब डेंसिटी किस पे डिपेंडेंसी आएगी, ए की पावर 0 पे आएगी। तो इस, और हमें ये पता है कि जो डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस की होती है वो हर एक न्यूक्लियस की फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। वो कितनी होती है, 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द ग्राफ ऑफ ln/r0 वर्सेज ln/a, ये ln/a है और ln/r0, इनका ग्राफ पूछ रहा है कैसा होगा वर्सेज। तो आपने ये पढ़ा था r = r0 a की पावर 1/3। तो अगर हम क्या करें, दोनों, हाँ, इस r0 को इस साइड ले आते हैं पहले, r/r0 a की पावर 1/3, बोथ साइड क्या ले लेते हैं, बोथ साइड लॉगरिथम ले लेते हैं। अगर हम बोथ साइड लॉगरिथम लेंगे तो ln r/r0 किसके बराबर आ जाएगा, ln a की पावर 1/3, तो ln r/r0, ये पावर तो आगे आ जाएगी 1/3 ln a। तो यहाँ से आपको ये देखो, ये तो आपका y की तरह मानना पड़ेगा और इसको x की तरह, तो ये y = mx की तरह बन गया ना, m कोई कांस्टेंट है, ये आपका x बन गया, ये आपका y बन गया। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि ये कैसी लाइन आएगी, आपका जो इसका ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा आपका। समझ आ रहा है। देखिए y = mx का ग्राफ कैसे बन रहा है, आपको ln r/r0 वर्सेज ln a में पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ln a आया है इसको तो आप एक बार के लिए x मान लो, ठीक है, और ln r/r0 को क्या मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। तो y = सम कांस्टेंट इंटू x आ गया। और ये तो हमें पता है ये किसकी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। इसलिए आपका जो ग्राफ होगा ln r/r0 वर्सेज ln a में, r क्या है, रेडियस है न्यूक्लियस की, a मास नंबर है, तो वो कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2 स्फेरिकल न्यूक्लियाई, 2 स्फेरिकल न्यूक्लियाई है जिनका मास नंबर 125 एंड 64 है। तो एक को तो हम 125 लेंगे, एक को 64, इसके मास नंबर को a1 नाम रख देते हैं, इसके मास नंबर को a2 नाम रख देते हैं। और इनकी रेडियस दे रखी है, इसकी r1 है, इसकी r2 है। तो हमें पता है कि रेडियस का r1/r2 पूछ रहा है आपसे, तो हमें पता है r = क्या होता है, r0 a की पावर 1/3। तो अगर हम r1 निकालते हैं तो r0 a की जगह a1 रख देंगे, r2 निकालेंगे तो r0 a2 रख देंगे, r2 की पावर 1/3। अब हमसे r1/r2 पूछ रहा है, तो ये r0 से तो r0 कट जाएगा, a1/a2 की पावर 1/3 हो जाएगा। a1 कितना है 125, a2 कितना है 64, इस सारे की पावर 1/3। तो इस 125 को तो मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ और 64 को मैं 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो इस 5/4 की पावर 3 लिख देंगे पूरे को, और 1/3 ये पावर तो कैंसिल आउट हो जाएगी और आपका क्या बच जाएगा 5/4। 5 को जब 4 से भाग करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 1.25 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द स्टेबल न्यूक्लियस दैट हैज 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द
कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द स्टेबल न्यूक्लियस दैट हैज़ 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ ओस्मियम 189 न्यूक्लियस इज, मतलब आपको ओस्मियम दे रखा है, ओस्मियम जो न्यूक्लियस दे रखा है ना, इस न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो हम R2 ले लेते हैं, और आपको जो न्यूक्लियस निकालना है उसकी रेडियस R1 ले लेते हैं। हम A निकाल लेते हैं, आपका ऑप्शन निकल आएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, इसकी रेडियस R1 है। अब आपको ये पता है कंडीशन में क्या दे रखे कि R1 जो है 1/3 है R2 का, ठीक है, इसकी रेडियस R2 ली है ना हमने, तो 1/3 हो जाएगा R2 का। अगर हम R1 निकालते हैं तो R0 A की पावर 1/3 हो जाएगा। अगर हम R2 निकालते हैं तो R0 इसका A कितना है 189 की पावर 1/3। R1 और R2 की वैल्यू इसमें रख देते हैं, R1 की जगह रखेंगे तो R0 A की पावर 1/3, ये 1/3 है तो R0/3 हो जाएगा, 189 की पावर 1/3, R0 से R0 कट जाएगा, ये 3 इस साइड आ जाएगा, 3 इंटू A की पावर 1/3 इक्वल टू 189 की पावर 1/3। अब आप क्या करोगे, इसका क्यूब कर दो, बोथ साइड क्यूब करोगे, 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा 27, A इक्वल टू क्या हो जाएगा 189, तो A कितना आ जाएगा 189/27। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 7 आंसर आ जाएगा आपका। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा करेक्ट होना चाहिए कि A 7 है, तो इन ऑप्शन से A 7 किस में आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में ही आ रहा है ना आपका, तो इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए इस वीडियो में हम इतने ही न्यूमेरिकल्स करते हैं। प्लीज़ प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए, जब भी आप चैनल पे विजिट करें प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए, आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी नेट की तैयारी के लिए, गेट की तैयारी के लिए, जेस्ट IIT जैम फिजिक्स की कोचिंग, और प्लस एक बेस्ट मटेरियल्स मिलेगा आपको फॉर फिजिक्स से रिलेटेड। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, फिजिक्स विद VS सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।